16 तारीख को विनय नरवाल की शादी हुई थी। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार कि उन्होंने कहा कि नहीं तुमको नहीं मारेंगे, तुम ये बात जाके मोदी को बताओ। हम हिंदुओं से अलग हैं। हमने पाकिस्तान क्यों बनाया ये हमारे लोगों को भूलना नहीं चाहिए। तो जो हमारा चाय वाला है उसने क्या बोला कि सर हमारे 28 लोग मार दिए, हम लोग कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जहां हर सुबह धूप के साथ खुशबू बिखर जाती थी, वहां कल खून की बूंदें मिट्टी में समा गई। 22 अप्रैल को कश्मीर की वादियों में एक खौफनाक टेरर अटैक हुआ, जिसमें कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोग घायल हो गए। थोड़ा दर्द होगा, लेकिन मैं दोहराना चाहूँगा वो पल जो पल्लवी, इस हादसे के एक सर्वाइवर, ने डेक्कन हेरल्ड को बताए। मेरा बेटा भूखा था। मंजुनाथ, मेरे पति, उसके लिए स्नैक्स लेने गए थे और तभी अचानक गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने देखा अपने पति को खून में लथपथ ज़मीन पर पड़े हुए। लोग चिल्लाने लगे, भागो भागो। मुझे तो समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। सब कुछ एक भयानक सपना जैसे लग रहा था। और जब पल्लवी ने उस आतंकवादी से कहा मुझे भी गोली मार दो, तो जवाब आया मोदी जी को बताओ। कश्मीर और आतंकवाद एक पुरानी कहानी है, पर हर बार इसका नया चैप्टर और भी ज़्यादा दर्द भरा हो जाता है। हेलो एंड वेलकम टू जिस्ट। मैं हूं विनायक और चलते हैं विनय सर के पास, जो इस हादसे को डिकोड करेंगे और उस पहलू को समझाएंगे जो हेडलाइंस के पीछे छुप गया है। विनय सर, क्या है ये आतंकवादी हमला जो अभी कश्मीर पर हुआ है, और ये क्या कह सकते हैं कि ये हमला सिविलियंस पे हुआ एक कश्मीर में सबसे बड़ा हमला था? शुक्रिया विनायक। जैसा कि आपने शुरू किया कि ये हादसा जो है बहुत दर्दनाक था। दर्दनाक तो है ही। आज सुबह से जैसे अभी हम चाय पीने गए थे, तो जो हमारा चाय वाला है उसने क्या बोला कि सर हमारे 28 लोग मार दिए, हम लोग कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चाहे मेट्रो हो, चाहे बस हो, आम बातचीत में भी आज का जो टॉप डिस्कशन है वो यही है कि एक बार फिर से हमारे लोगों को शहीद किया गया, कत्लेआम मचाया गया है कश्मीर में। अब आते हैं खबर की तरफ। 22 तारीख को, 22 अप्रैल को तकरीबन 2:45 में पहलगाम में, जो बेसिकली पहलगाम 89 किलोमीटर्स दूर है श्रीनगर से, वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं और वहाँ पे बहुत खूबसूरत मेडो है, जिसको आजकल की भाषा में अगर बोले तो बड़ा इंस्टाग्रामेबल जगह है, जिसकी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाने के लिए लोग जाते हैं वहाँ पे। गो टू टूरिस्ट स्पॉट है। बिल्कुल। तो 2:45 पे तकरीबन 3 से 4 आतंकी, जो अभी तक की रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है, फौज की वर्दी पहने आते हैं और ओपन फायर कर देते हैं 2:45 पे। कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पे छजुलदे यार, तुम मौत की कश्मीर है। तो वहाँ पे बेसिकली आपको समझना होगा कि जो मेडो है वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं जाती है। वहाँ 2 चीज़ें जाती है, या तो आप अपने पाँव से चल के जाएंगे या तो घोड़े पे बैठ के लोग जाते हैं। तो जब ओपन फायर किया तो उनके निशाने पे सीधे सीधे जो घुड़सवारी कर रहे हैं जो हमारे टूरिस्ट थे वो आ गए। और जो इसके बाद दिल दहलाने वाली जो कुछ बातें हमको पता चली वो भी मैं आगे जिक्र करूँगा। ये हादसा इतना बड़ा था कि इमीडिएटली अमित शाह 2 घंटे, ये हादसा होने के 2 घंटे में कश्मीर पहुंच जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो पहलगाम में स्पॉट पे भी पहुंचे हैं, पीड़ितों से भी मिले हैं। और मोदी, ऐसा शायद पहली बार होगा पिछले 10 या 11 सालों में जब बीच में अपना कोई विदेशी दौरा वो छोड़कर वापस आ गए हैं और अभी हाई लेवल मीटिंग चल रही है। अब जो सबसे चौंकाने वाली बातें आई इस हादसे में कि आतंकियों ने मारा तो मारा क्यों, और जो चश्मदीद थे उनका कहना क्या था, मैं आपको इसमें 3-4 अकाउंट्स के बारे में बताता हूँ। पहला, जो सबसे पहला वीडियो जो वायरल होता है कल सोशल मीडिया पे, उसमें एक महिला खड़ी है और वो बोल रही है कि हम लोग वहाँ खड़े थे, वो लोग AK-47 लेके आए और उन्होंने पूछा कि आप किस धर्म से हैं। उसने बोला हिंदू हैं, और उसने मेरे पति को गोली मार दी। मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। 16 तारीख को विनय नरवाल की शादी हुई थी। हनीमून बनाने कश्मीर गए थे, पहलगाम गए थे। 16 अप्रैल को 6 दिन भी नहीं हुए हैं, वो मृत हो चुके हैं। वो तस्वीर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है। दूसरा एक और अकाउंट, एक कर्नाटक की महिला, जिसका आपने अभी अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, एक कर्नाटक की महिला जो अपने पति के साथ कश्मीर घूमने आई थी। एक दिन पहले ही उसका एक जो बेसिकली होता है कि टूरिस्ट लोग जो हैं वहाँ पे जाके अपने व्लॉग्स बनाते हैं, उसने किसी ट्रैवल एजेंसी के लिए अपना व्लॉग रिकॉर्ड किया है कि कश्मीर कितना खूबसूरत है, हम लोग डल लेक में घूम रहे हैं, आप लोगों को यहाँ आना चाहिए। कल हम पहुँच रहे
बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकार राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी। इन महिला के पति को भी आतंकियों ने नहीं बख्शा और इन पर गोली चलाई, मतलब इनके पति को गोली मारी। और जब इन्होंने कहा कि आपने मेरे पति को तो मार दिया है, मुझे भी गोली मार दो, तो आतंकियों ने ये कहा, जो डेक्कन हेरल्ड को इन्होंने बताया है कि उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको नहीं मारेंगे, तुम ये बात जाके मोदी को बताना। ऐसे ही एक और अकाउंट के बारे में मैं आपको बताऊं, असावरी जगदाले, जिन्होंने मीडिया चैनल से बात करते हुए बताया कि सबसे पहले उनके पिताजी को एक रूम में ले जाया गया और फिर उनसे कहा गया कि आप कलमा पढ़िए। वो कलमा नहीं पढ़ पाए, उन्हें गोली मार दी। तो ऐसे ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं। एक तस्वीर आपको आज जो सुबह आई है वो भी आपको याद होगी कि जब हमारे सेना के, जो इंडियन फोर्सेस के लोग हैं, जब वो बच्चों को बचाने गए, वहाँ पे लोगों को लेने गए, तो 3-4 बच्चे रोने लगे क्योंकि उनको लगा कि ये कहीं वही आतंकी तो नहीं, और बोलने लगे। और उसमें से एक महिला बोलते कि अरे हमारे बच्चों को कुछ मत कीजिएगा। उन्होंने दिलासा दी और उन्होंने दिलासा दी और कहा कि नहीं, हम लोग इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, आप लोग को कुछ नहीं होगा। घबराहट चेहरे पे दिख रही थी। अरे नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो। वैसे ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, इसमें एक एंगल और सामने आ रहा है कि हम सोशल मीडिया पे देख पा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एंगल इसमें अंदर आ गया। ये हिंदू मुस्लिम एंगल क्या है? ये हिंदू मुस्लिम एंगल तो वैसे एक तरीके से नहीं कहा जाना चाहिए, बट जो कुछ अकाउंट्स ने जो सोशल मीडिया पे अपनी बातें शेयर की हैं या तमाम टीवी चैनल से जो उन्होंने बातचीत में कहा है, वो ये है कि जब आतंकी हमला करने आए तो उन्होंने सबसे पहले धर्म पूछा कि आप किस धर्म से हैं, और जब उन्होंने बोला हिंदू हैं तो उन्होंने गोली मार दी। एक और चीज़ विनायक इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन आया है जिसमें उन्होंने बोला है और माना है कि वहाँ पे पहलगाम में एक इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से धर्म पूछकर लोगों को मारा गया। दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहाँ पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहाँ पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। दूसरा बयान जो बहुत चौंकाने वाला है वो रॉबर्ट वाड्रा का भी है, जिन्होंने ये कहा है कि जो भारत में अभी वक्फ का कानून आया और जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुस्लिम्स के अगेंस्ट, कहीं ना कहीं उससे इन्होंने इस घटना को जोड़ा है। मुझे लगता है कि जो ये गलत आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। सैयद हुसैन शाह जो एकमात्र कश्मीरी इस घटना में मारे गए, जो बेसिकली वहाँ पे पहलगाम में खच्चर से लोगों को, टूरिस्टों को ऊपर पहुँचाने का काम करते थे, उनके जनाजे में उमर अब्दुल्ला पहुँचे हैं और फातिहा पढ़ी है उन्होंने। और ये वही हैं जिन्होंने टेररिस्ट्स को रोकने की कोशिश की थी कि जो टूरिस्ट हैं उनके ऊपर हमला ना करें, और इस वजह से उनको भी एक तरीके से शहीद कर दिया गया। तो विनय सर, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने जो किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली है, और जिनने इनकी जिम्मेदारी ली है, क्या पहले भी उनने इस तरीके के अटैक्स कश्मीर पे करे हैं? बिल्कुल। टीआरएफ, आपने कल से सोशल मीडिया पर एक नाम जरूर सुना होगा जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। बेसिकली ये एक शेडो ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर तैयबा की। ये एक्टिव कब हुई? जब 2019 में 370 हटा दिया गया तो वहाँ पे जो आतंकी संगठन थे वो लोग बड़े कमज़ोर हुए। तो उसके बाद टीआरएफ को बेसिकली इन्होंने सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म में शुरू किया, और एक तहरीके मिल्लत इस्लामिया और गजनवी हिंद जैसे जो मौजूदा संगठन थे उनके लड़ाकों को इन्होंने अपनी टीम में शामिल करवाया, और उसके बाद इन्होंने छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया, जिसके बाद ये फिर एक बड़ा रूप ले लिया। जैसे आपको याद होगा कि नॉन कश्मीरीज़ पे अभी जो हाल फिलहाल में अटैक हुए थे, 2019 के बाद में ही ये लोग ज़्यादा एक्टिव हुए, तो जो हाल फिलहाल में नॉन कश्मीरीज़ पे अटैक हुए थे उनकी जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली। सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो अटैक हुए थे जम्मू में, रियासी में, उनकी जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली। लेकिन बेसिकली ये सब कंडक्ट होते हैं पाकिस्तान से ही,
और पाकिस्तान में भी अगर कहें तो ये कहीं ना कहीं लश्कर तैयबा का तो बोलते हैं कि ये ब्रेन चाइल्ड है, बट इनको पूरा सपोर्ट होता है। जो अभी तमाम हमने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स की बात सुनी, ये पूरा का पूरा ब्रेन चाइल्ड है पाकिस्तानी आर्मी का। और आपको एक और चीज़ याद होगी, सिर्फ एक हफ्ते पहले हिंदुस्तान में आसिम मुनीर का वो बयान सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हमने पाकिस्तान क्यों बनाया ये हमारे लोगों को भूलना नहीं चाहिए। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. और उसके सिर्फ एक हफ्ते में यहाँ पे अटैक हो जाता है। और एक और चीज़ जो ट्विटर पे आज सबसे ज़्यादा एक वो वायरल हो रहा है, एक शब्द जो है वायरल हो रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी का मोटो क्या है, तो ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह। तो इसका गूगल जो है लोग करके खुद देख लेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो इसका बेसिकली अगर देखा जाए तो ये टीआरएफ है, बट मूलतः ये पाकिस्तानी आर्मी का ही ब्रेन चाइल्ड है, लश्कर तैयबा का ब्रेन चाइल्ड है, जिसने इस किस्म के हमले पहले भी किए हैं। विनय सर, अभी कुछ समय पहले ही आप कश्मीर गए थे, क्या माहौल था तब कश्मीर में, और क्या कारण है कि ये जो टेररिस्ट हैं ये सिविलियंस और टूरिस्ट को अपना इस निशाना बना रहे हैं? एक डर का माहौल है जो बनाए रहने, मतलब बनाना चाहते हैं वहाँ पे कि वो बना रहे, इसका क्या रीज़न है? आपको याद होगा विनायक, जब मैं कश्मीर से घूम के आया था तो आते ही मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि सबसे अच्छा दृश्य जो मुझे लगा, एक दौर था जब हिंदुस्तान के लोगों का, हम लोगों का मतलब ख्वाब होता था कि लाल चौक पे तिरंगा लहरा रहा है या नहीं लहरा रहा है। वो तस्वीर मैं कोशिश करूँगा कि लगा भी दें हम लोग अपने स्क्रीन पे। तो वहाँ पे टूरिज़्म इतना सही चल रहा था अभी कि लाल चौक पे जहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है वहाँ पे लोगों की लाइनें लगी होती हैं कि हम वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाएंगे। बहुत आराम से वहाँ पे फोर्सेस भी होती हैं, तैनात होती हैं, वहाँ पे लोग आराम से जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। गुलमर्ग में इतनी भीड़ होती है कि आपको गोंडोला राइड के लिए कम से कम 4-4 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। मतलब गोंडोला राइड पे जाने से पहले जो टिकट काउंटर है गोंडोला राइड के लिए फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 की, आपको वहाँ पे 4-4 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। तो अगर मैं इसमें डेटा की बात करूँ कि ये करना क्यों चाहते हैं, हकीकत यही है कि पिछले 6 सालों में 370 हटाने के बाद जिस किस्म से वहाँ पे आतंकवाद कम हुआ, ये हम नहीं बोल रहे हैं, डेटा बोल रहा है, जिस तरीके से वहाँ आतंकवाद कम हुआ, आपने पहले सुना होगा कि लगातार वहाँ स्टोन पेल्टिंग जैसी घटनाएं होती रहती थीं, वो अब सुनने को भी नहीं आती है। बेसिकली इस पे डेंट करना चाहते थे आतंकी और पाकिस्तानी आर्मी, अगर हम एक तरीके से कहें, वो ये डर का माहौल फैलाना चाहते हैं, पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि कश्मीर के लोग मेरे ख्याल से 70-75% तो सिर्फ़ और सिर्फ टूरिज़्म पे डिपेंड करते हैं। 2019 के बाद से वहाँ पे टूरिज़्म किस लेवल पे बढ़ा, कितना रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा, उसका मैं नंबर आपको बताता हूँ। 2019 में 1,62,00,000 टूरिस्ट वहाँ पहुँचते हैं जम्मू कश्मीर में। फिर 2020 जो है कोविड का इम्पैक्ट था वहाँ पे, उस साल भी 34,76,153 टूरिस्ट पहुँचते हैं। 2021 में उफान आता है, शांति होती है कश्मीर में, लोग जाना वापस से तेज़ी से शुरू करते हैं। 1,13,16,484 टूरिस्ट पहुँचते हैं। आप समझिए 2021 में। 2022 में ये नंबर और बढ़ जाता है, 1,88,84,317 टूरिस्ट पहुँचते हैं। 2023 का ये आंकड़ा हैरान करने वाला था, जिस पे आतंकी आंख लगा के जो है बैठे थे, 2,11,80,011 टूरिस्ट। और 2024 का आंकड़ा भी हमारे पास है नहीं, लेकिन शायद इससे भी ज़्यादा होगा या क्रॉस कर चुका होगा। तो मूल वजह यही है कि वो चाहते हैं कि वहाँ टूरिस्ट ना जाएं। विनय सर, जो कैजुअलिटीज़ हम देख रहे हैं कि जो टूरिस्ट, खासकर टूरिस्ट और जो लोग सिविलियंस थे उनके ऊपर हुई है, वही लोग हैं जो घूमने गए थे। ऐसा हमला हमने क्या पहले भी कश्मीर में देखा है कि सिविलियंस को खासकर टारगेट किया गया हो और इतने बड़े स्केल पर ही हमला हुआ हो? सिविलियंस पर टारगेट करने का इतिहास तो बहुत पुराना है। टीकालाल टपलू से शुरू हुआ था, जो जनसंघ के नेता हुआ करते थे। 1989 में, अगर मैं सही हूँ तो टीकालाल टपलू की हत्या की गई। लेकिन मैं एक छोटा सा फ्लैशबैक आपको देता हूँ। सन 2000 में 21 मार्च 2000 को अनंतनाग के छत्ती सिंहपुरा में 36 सिखों की हत्या की गई थी। उसके बाद एक और बड़ा अटैक होता है अगस्त 2000 में, नूनवान बेस कैंप पर हमला हुआ। इसमें 32 लोगों की मौत हुई, जिसमें अमरनाथ यात्री भी शामिल थे। इसके अलावा जुलाई 2001 में एक और अटैक होता है शेषनाग बेस कैंप पर, इसमें 13 अमरनाथ यात्री मारे गए। तो सिविलियंस पे जो हमले हैं वो पहले भी होते रहे, लेकिन अगर देखा जाए नंबर वाइज तो 25 साल बाद ये सबसे बड़ा हमला है, अगर कैजुअलिटीज़ के नंबर के हिसाब से देखें तो। उसके बाद
2001 में श्रीनगर का विधानसभा परिसर जो है वहाँ पे आत्मघाती हमला होता है, 36 लोगों की मौत होती है। उसके अलावा 2003 में पुलवामा के नंदी मार्ग में 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या की जाती है। उसके बाद 13 जून 2005 में पुलवामा में कार बम विस्फोट होता है, 16 की मौत होती है और 100 से अधिक लोग घायल होते हैं। इसके बाद 12 जून 2006 को एक और हमला होता है जिसमें बिहारी और नेपाली मजदूरों की हत्या की जाती है। और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, जो उन पे दो अभी सबसे बड़े अटैक हुए हैं, वो 18 दिसंबर 2016 को अटैक हुआ, उरी हमला, जिसमें 19 भारतीय जवान शहीद हुए, जिसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। उसके बाद एक और बड़ा हमला होता है 14 फरवरी 2019 को, पुलवामा आत्मघाती हमला, जिसमें 40 जवान शहीद हुए और जिसका जवाब भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके दिया। ये हमला उस वक्त हुआ जब कश्मीर का टूरिज्म अपने बूम पर था। इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद वहाँ आतंकी हमले काफ़ी कम हो गए थे। लोगों में एक भरोसा था, एक उम्मीद थी कि अब वहाँ अमन कायम हो जाएगा। अब मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। उम्मीद है कि पल्लवी और उनके जैसे अनेक विक्टिम्स की कहानी हम इतनी जल्दी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी है। धन्यवाद।